पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो कुछ विशेष मदें थी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मद होती है जो अलाभकारी संस्थाओं के लिए चंदा, जिसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, उसकी बात की थी और साथ में उसके उदाहरण भी देखे थे। अब हम लोग इस वीडियो में बहुत सारी मदें हैं उनको एक साथ देख लेंगे क्योंकि वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है और लगभग सिमिलर नेचर की है, तो हमें पूरा आइडिया लगता चला जाएगा। अगली जो मद आती है इंपॉर्टेंट वो होती है दान। अब दान यार दो तरह का हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है? एक तो हो सकता है विशिष्ट दान। विशिष्ट दान मतलब जैसे मान लीजिए कोई अलाभकारी संस्था है और उसमें आपको भवन बनाने के लिए दान मिला हुआ है, ठीक है। और एक दान हो सकता है कि कोई अच्छी संस्था काम करती है तो मुझे भी लगा कि चलो इसको दान दे देते हैं, किसी ने भी दान में डाल दिया। दान पात्र भी कई लोग रख लेते हैं संस्थाएं, तो वहां पे आप पैसे डालते चले जाते हो, तो वो क्या हो जाता है? सामान्य दान, ठीक है। मतलब किसी भी उद्देश्य के लिए है। अब जो भी जहां पर संस्था को जरूरत है वो वहां पर यूज कर लेगी। तो जब विशिष्ट दान की बात आती है ना कि ये दान आपको भवन बनाने के लिए है या कोई खेल का कोई संस्था है तो आपको ये खेल का सामान खरीदने के लिए है, तो वो हम उसका क्या कर देते हैं? उसका हम पूंजीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पूंजीकरण, मतलब कैपिटलाइजेशन कर देते हैं। अब पूंजीकरण करने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग भवन के लिए जो निधि थी कि हम लोगों को अपना स्कूल की बिल्डिंग बनानी है मान लीजिए, और इस स्कूल की बिल्डिंग के लिए जिसने पैसा दिया वो उस स्कूल की बिल्डिंग बनाने वाला जो फंड है, जो निधि है, उसी में पैसा जाकर के जुड़ जाएगा। उसको हम लोग आय नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? आय नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उसका क्या कर देंगे? हम लोग पूंजीकरण कर देंगे। तो अगर वो आय नहीं है तो क्या हो जाएगी? निधि हो जाएगी। और निधि कहां जाती है? दायित्व पक्ष में। और दायित्व पक्ष कहां पर? तुलन पत्र में, ठीक है। तो ये दायित्व पक्ष में आपकी विशिष्ट निधि में चली जाएगी जो भी है। और विशेष दान है तो पूंजीकरण होगा, लेकिन इसका कौन सी कोई विशेष निधि होगी उसी में होगा। ऐसा नहीं जो सामान्य निधि उसमें नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये समझिए सामान्य दान तो क्या हो गया? सामान्य दान तो कोई भी संस्था है, कोई भी रोज दान देता आ जा रहा है, तो वो एक तरह का एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, आय का एक ऐसा साधन है जो हमेशा निरंतर रूप से बना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? आय मान लेंगे, है ना। तो आय मानने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे आय और व्यय खाते में आय की साइड पर इसको लिखते चले जाएंगे। तो हमारे लिए दान का जो नेचर है ना वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जैक्टली सेम चीज एक और मद होती है जिसके साथ होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं वसीयत, ठीक है। क्या बोल देते हैं? वसीयत। वसीयत में भी अगर हमें कोई चीज ऐसी दे रखी है जो सिर्फ और सिर्फ कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए करना है, तो उस अमाउंट का हम लोग क्या कर देंगे? पूंजीकरण, ठीक है। और वो भी उसी तरह से किसी निधि में चली जाएगी, विशेष निधि में, और उसका दायित्व पक्ष में लिख देंगे। और अगर वसीयत में हमें बताया नहीं गया है कि ये आपको कैसे खर्च करना है, और देखिए दान में और वसीयत में दोनों में एक और चीज समझ लीजिए कि दोनों में ही अलग चीजें हैं। थोड़ा सा ये ऐसे करके बना देता हूं मैं, ठीक है। ये दोनों में ही क्या होता है? आपको रोकड़ मिल सकता है, यानी कि सीधे कैश भी कोई दे सकता है, और साथ में कोई प्रॉपर्टी भी दे सकता है, कोई संपत्ति है वो भी दे सकता है, ठीक। जरूरी नहीं है कि इन दोनों ही चीजों में आपको पैसा कैश ही मिले, तो दोनों में ही दोनों चीजें हो सकती है। अब वो रोकड़ और प्रॉपर्टी को हमें पूंजीकृत करना या नहीं करना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया या फिर एक जनरली दे दी गई। कोई मुझे मान लीजिए किसी संस्था से बहुत ज्यादा लगाव है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, धर्मार्थ संस्थान है, तो मैंने उसमें अपने जीवन की जो भी प्रॉपर्टी थी उसको सीधा सीधा दान कर दी। तो वो जो दान किया, और मैंने बताया नहीं कि किस लिए दान किया है, आपके लिए दान करते हैं, पूरी संस्था के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं किया, तो उसको हम लोग सामान्य दान मान लेंगे और उसको भी हम लोग आय में इंक्लूड कर लेंगे, आय और व्यय खाते में, ठीक। अब इसी में अगली मद देखते हैं। अगली जो मद है वो आ जाती है हमारी आजीवन सदस्यता शुल्क। बहुत आसान है, किसी इंसान ने पूरे जीवन के लिए एक साथ पैसा दे दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ये एक साथ एक ही बार पैसा मिल रहा है किसी भी इंसान की तरफ से, तो इसका हम लोग सीधा सीधा पूंजीकरण करते हैं, सीधे सीधे इसको कैपिटलाइज करते हैं, और कैपिटलाइज करके कहां पर डाल देते हैं? इसको हम लोग डाल देते हैं अपनी पूंजी या फिर जो सामान्य निधि है ना, सीधा सीधा उसमें डाल देते हैं। और ये कहां पर आती है? ये दायित्व साइड पर आती है, आपको पता ही है ना, तुलन पत्र में। तो यहां पर इसको सीधा सीधा डाल देंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अगली जो एंट्री आती है, जो मद है, जो आइटम है, वो क्या है हमारा? वो है प्रवेश शुल्क। इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रेंस फी या फिर एडमिशन फी। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है, समझ जाओ, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये कंफ्यूजिंग एंट्री है और एग्जामिनेशन में आ जाती है तो कई बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूजन जो है वो सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, वो अकाउंटेंट्स में भी है ना, इसलिए ये कंफ्यूजिंग है। ये इसमें अकाउंटेंट्स को क्या कंफ्यूजन है? कुछ अकाउंटेंट्स बोलते हैं कि भाई जो प्रवेश शुल्क है, कोई इंसान तो एक ही बार अपना अगर लाइफ भर के लिए भी मेंबर बना तो आजीवन सदस्यता शुल्क तो उसने एक साथ दिया,
लेकिन प्रवेश शुल्क अगर वो दे रहा, आजीवन सदस्यता शुल्क का मतलब क्या हुआ कि आप वैसे हर साल एक एक करके मेंबरशिप दे रहे थे, जो चंदा दिया करते थे कि आप वार्षिक रूप से दे रहे हो, किसी ने बोला नहीं नहीं मैं हमेशा ही आपको एक साथ दे देता हूं, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा इंसान है, मेरे घर पे एक किताब थी अखंड ज्योति नाम की, गायत्री परिवार है उनके यहां से किताब आया करती थी, ठीक है। अखंड ज्योति एक तरह की संस्था ही है जो अपनी किताब निकाल रही है। अब इस किताब के लिए लोग साल भर का पेमेंट किया करते थे, तो मेरे घर पर इसकी वो ले ली गई थी, क्या ले ली गई थी, आजीवन सदस्यता ले ली गई थी। तो इस किताब की जब आजीवन सदस्यता ली गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक साथ पूरे जीवन में आपको हमेशा हर महीने किताब आती रहेगी, आपने एक साथ पैसा दे दिया। तो जब इस तरह की चीज होती है ना, तो क्या हो जाता है, वो एक साथ पैसा मिल गया ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको हम लोग पूंजी निधि में डाल रहे थे। लेकिन प्रवेश शुल्क का क्या मतलब है, प्रवेश शुल्क का मतलब है कि आप जब किसी संस्था के सदस्य बन रहे हो, तब आपने आकर के जो पहली बार एक सदस्य के रूप में एडमिशन फीस दी है, उस फीस की बात हो रही है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है कि संस्था के दृष्टिकोण से तो कोई ना कोई रोज आकर के प्रवेश ले रहा होगा, रोज का मतलब बहुत जल्दी, आज लिया फिर किसी ने 2 दिन बाद लिया, फिर कोई 5 दिन बाद आया, ठीक है। तो नए नए सदस्य बनते चले जा रहे हैं। तो हम लोग प्रवेश शुल्क में क्या करते हैं, कोई ऐसी संस्था है जहां पर इतना फ्रिक्वेंटली कई लोग आते जा रहे हैं और एडमिशन फी देते जा रहे हैं, तो वो वाली चीज तो आय की तरह हो गई है ना, वो तो इनकम हो गई, क्योंकि वो तो हमेशा ही होता जा रहा है, वो पूंजी का उसका पूंजीगत नेचर जो प्रकृति है वो तो रही नहीं। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्लब है, आजकल बहुत सारे क्लब चलते हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, उनका पूरा परिवार क्लब में मेंबरशिप ले लेता है। तो इस तरह के जो क्लब्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं, उसमें हो सकता है 100 लोग ही मेंबर हैं या 110 लोग ही मेंबर हैं। तो साल 2 साल में कभी कभी कोई नया मेंबर जुड़ता है ना। तो वहां पर जब प्रवेश शुल्क की बात आ रही होगी तो समझिए वो तो बहुत ही कम हो रहा है, तो वहां पर हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग वहां पर पूंजीकृत मान लेते हैं। अच्छा, तो अब आप ये सोचिए कि बच्चों को क्या पता है, अगर हमें सीधे सीधे एग्जामिनेशन में तो दिया हुआ नहीं है कि ये पूंजीगत है, ये आएगा तो क्या करेंगे बताइए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, अभी हमारी किताब में चौथा जो उदाहरण था एग्जाम्पल नंबर 4, तो 4th इलस्ट्रेशन में चौथे उदाहरण में इन्होंने जो भी प्रवेश शुल्क लिखा हुआ था उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दे रखी थी, तो हमने उसको अपनी आय मान लिया था। क्या मान लिया था, आय मान लिया था। अच्छा, अपनी ही किताब में कुछ उदाहरण हैं जहां पर कोई जानकारी नहीं दे रखी है, उसमें हम लोगों ने इसको पूंजी निधि में सीधा सा डाल दिया, तो हमने इसको दायित्व मान लिया। तो ये कंफ्यूजन है, ठीक। अब आप बताइए, आपके पास एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो आप क्या करोगे, आप इसको आय मानोगे या फिर दायित्व मानोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इस कंफ्यूजन की हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए प्रवेश शुल्क से हमें मिले 10,000 रुपए, कितने मिले 10,000 रुपए, और उसमें हमें बता दिया गया कि इसका आप 30% को पूंजीकृत कर दो, ठीक है, हमें बता दिया गया। क्वेश्चन में अगर स्पष्टीकरण रूप से बता रखा है, स्पष्ट रूप से, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हमें स्पष्ट रूप से बता रखा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो 3,000 रुपए है कितना वो चला जाएगा दायित्व में, और इसी में से 7,000 रुपए हम लोग काम भेज देंगे आय में, ठीक। लेकिन जब कुछ बताया ना जाए तो हम उसको आय माने या दायित्व माने, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। अभी आप ऐसे समझिए कि आप इसको अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम लोग के ज्यादातर एग्जांपल्स में हम लोग इसको आय मान करके चल रहे हैं, ठीक है। और आपकी किताब में दोनों ही तरह की चीजें दे रखी हैं, तो हम लोग इसको आय मान करके ज्यादातर जगह पर चल रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर इस तरह की चीज आ जाती तो आप क्या करोगे, आपने आय अगर मान लिया है तो आप अंत में नोट लिख दोगे। क्या लिख दोगे, नोट लिखोगे ये कि हम लोगों ने जो हमारा प्रवेश शुल्क है उसको आय मान करके हल किया है। क्या करोगे कि हमने इसको आय मान करके हल किया है। फिर एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इन्होंने आय माना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, ये सब्जेक्ट में ही कंफ्यूजन है, समझ रहे हो ना। इसमें हमको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना देते हैं, हमने बनाया नहीं है, तो अभी इसका कंफ्यूजन चल ही रहा है। तो जब चल रहा है तो हमने क्या मान करके हल किया है, और अगर आपने इसको दायित्व मान करके हल किया है तो भी आप नोट लगा दीजिए कि मैंने इसको दायित्व मान के हल किया हुआ है। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे बहुत ही स्मार्ट भी होते हैं और कुछ बच्चों को नंबर बिल्कुल ना छोड़ने की जिद होती है कि हमें नंबर तो छोड़ने ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो बाकी सारे क्वेश्चन तो जल्दी कर लेते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में वैसे ही बहुत टाइम होता है, तो वो क्या करते हैं, एक बार आय मान करके हल कर देते हैं और एक बार दायित्व मान के हल कर देते हैं, और दोनों ही हल लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जामिनेशन में आपको टाइम मिल रहा है ना तो आप वो भी कर दीजिएगा, ठीक। तो ये हमारी आगे निधि हो गई। इसी में एक और निधि की बात करते हैं जो हमारी आगे की है, और वो है हमारी पुरानी संपत्तियों का विक्रय। ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इसको भी थोड़ा ठीक से समझिएगा। देखिए, पुरानी संपत्तियों का विक्रय है, इसको बहुत आसान है, एक दो चीजें इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग, उसको समझिएगा ध्यान से। इसकी जो एंट्री है ना, इसका अभिलेखन है हर जगह पर हो रहा होता है। हर जगह का मतलब जो हमारे 3 मुख्य, जैसे आय और व्यय खाता है, प्राप्ति और भुगतान खाता है, और साथ में तुलन पत्र सारी जगह पर होगा। सारी जगह पर क्या क्या होगा वो समझ लीजिए, बहुत आसान है। अब प्राप्ति और भुगतान में तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन क्यों नहीं है भाई, आपने कोई भी पुराना सामान बेचा, जितने का बिका
वो सब कुछ आपको मिला पैसा, तो वो आपकी प्राप्ति हो गई। क्या हो गई? प्राप्ति। ठीक है, तो सीधा सीधा बिना कुछ सोचे आंख बंद करके आप उसको प्राप्ति में डाल दोगे। कोई भी पुराना सामान आपने बेचा, पुराना सामान क्या हो सकता है? परिसंपत्ति बेच रहे हो, संपत्तियों को, आपके बिजनेस में जो भी फर्नीचर है, आपकी संस्था में जो फर्नीचर पड़ा हुआ था आपने बेचा, तो जो आपने फर्नीचर बेच के पैसा मिला वो सीधा सीधा आपका प्राप्ति हो गया। ठीक, बात खत्म। आय और व्यय में क्या सोचेंगे? अब सोचो यार कि आय और व्यय आपका काम तो है नहीं ये बिजनेस करना यहां पर, ठीक है, लेकिन जो भी आपने बेचा वो आपकी आय हो गई क्या? वो आय नहीं हुई। तो क्या हुआ? आय फिर क्या हुई? मान लीजिए 10,000 रुपए का हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा था आज से 3 साल पहले, और आज मैं उसको बेच रहा हूं, और मान लीजिए मैंने आज बेचा, सोचा पुराना फर्नीचर हो गया तो 6,000 रुपए का बेच दे रहे हैं। ठीक, अब मुझे नया फर्नीचर लेना है, तो 4,000 रुपए का हमें क्या हो गया? हानि हो गई। हमारा जो 10,000 रुपए था ना, ये हमारी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू क्यों है? क्योंकि हमारी बुक्स में हमारी जो पुस्तकें हैं, जो हमारी बही है, उसमें ये कितना लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है 10,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा पुस्तक मूल्य। अब पुस्तक मूल्य से जितने कम पर आप बेच रहे हो, ये 4,000, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा व्यय हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? आप समझ रहे हो हुआ क्या? कि जो भी आपका पुस्तक मूल्य था उससे आपने कम पर बेचा तो व्यय हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने कोई एक संस्था है जिसमें आपने कोई कार खरीदी हुई है। क्या खरीदी हुई है? कार। और आज से मान लीजिए 50 साल पहले कार खरीदी थी, बहुत पुरानी संस्था हो गई। 50 साल पहले आपने कोई कार खरीदी थी, वो आपको मिली थी 7,000 रुपए की। ठीक है, अब आप सोचोगे 7,000 रुपए की कार कैसे मिल गई? क्योंकि आज से 50 साल पहले कार तो इतनी, जो रुपए की वैल्यू थी बहुत ज्यादा थी, रुपए आप कम रुपए में बहुत सारा सामान खरीद सकते थे, तो उस समय आपने कोई 7,000 रुपए की कार खरीद ली। ठीक, अब क्या हुआ? आज जब वो आप चीज बेच रहे हो तो उसमें 2-3 चीजें आ जाती हैं। देखिए, अकाउंटेंसी में हम लोगों ने लेखांकन में एक कमी देखी थी कि ये जो रुपए है ना, उसमें जो इन्फ्लेशन है, वो मुद्रास्फीति है, उसको इग्नोर कर देता है, और जैसे जैसे समय काल बड़ा होता जाता है उसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट दिखता है। तो जो 7,000 रुपए की आपने कार खरीदी थी, आज वो जो कार है उस पर कोई महान इंसान बैठ के चलता था, या फिर उसी संस्था से बहुत ज्यादा लगाव करने वाला कोई इंसान, उसको लगता है यार ये कार तो मुझे मेरे पास होनी चाहिए, तो उसने 7,000 रुपए की जो कार है वो उस रईस आदमी ने 70 लाख रुपए में खरीद ली। कितने में खरीद ली? 70 लाख रुपए में। तो यहां पर तो भाई साहब जो बुक वैल्यू थी वो तो 7,000 रुपए की है, लेकिन बुक वैल्यू जो आपने जब बेच रहे हो तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट में बेचा, और बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, बुक वैल्यू से आप ज्यादा पर भी कुछ चीजें बेच सकते हो। मैं ये बताना चाह रहा था, और साथ में ये भी बताना चाह रहा था कि लेखांकन में जो मुद्रास्फीति वाली बात है ना, जितना जितना समय काल बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो एंट्रीज की वैल्यू, जो ट्रू पिक्चर है, जो वास्तविक स्थिति है, उसको उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में बुक वैल्यू से जितने आप ज्यादा पर बेच रहे हो उतना ही आपको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो अगर ये 7,000 का है और ये 70 लाख में आपने खरीदा है किसी और ने, तो ये क्या हो जाएगा? 69 लाख, और उसके बाद से 93,000, इतने का आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगी। सॉरी, प्रॉफिट तो नहीं होगा क्योंकि लाभकारी संस्था है, लाभकारी संस्था है, तो आय हो जाएगी। तो आप अगर पुस्तक मूल्य से ज्यादा पर बेच रहे हो तो उसको आप आय मान लोगे, पुस्तक मूल्य से कम पर बेच रहे हो तो व्यय मान लोगे। ठीक है, तो आप तो कहोगे कि आपने तो बोला हुआ था कि 3 जगह पर एंट्री होगी, तो तीसरी जगह पर क्या एंट्री होगी? तीसरी जगह पर आपका जो तुलन पत्र है, तुलन पत्र में क्या हो जाएगा? जो भी आपकी परिसंपत्तियां थी, क्या थी? परिसंपत्तियां, तो जितने का आपने सामान बेचा है अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से, तो उतना ही आप उसमें से कम कर दोगे। यहां पर हमेशा कम हो रहा होगा, जब भी आप पुराना सामान बेच रहे हो तो कम ही होगा। तो पहले वाले केस में 10,000 रुपए का आपने फर्नीचर जो खरीदा था उसको 6,000 में बेच दिया, तो यहां पर 10,000 रुपए कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बुक वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अच्छा, तो कार वाले उदाहरण में क्या होगा? कार वाले उदाहरण में सिर्फ 7,000 रुपए कम होगा। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू तो उस कार की 7,000 रुपए है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पक्षिकों का विक्रय, पक्षिक क्या होते हैं? पक्षिक मतलब पीरियोडिकल्स, मतलब न्यूज़पेपर आप खरीद रहे हो, मैगजीन्स खरीद रहे हो, तो वो तो आप खरीद रहे हो, तो विक्रय क्या कर रहे हो? विक्रय आप रद्दी बेचते हो यार, है ना। आपकी संस्था में बहुत सारी चीजें आ रही हैं तो आप उसकी रद्दी होती जाती है, बेचते चले जाते हो। तो जब जब होती जाएगी, होली पे सफाई होगी, दिवाली पे सफाई होगी, ईद पे सफाई होगी, है ना, जो भी है जिस तरह की संस्था है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका हमेशा होता रहेगा, निरंतर रूप से होता रहेगा। तो ये आयगत नेचर हो गया, तो इससे जो आपको पैसा मिलेगा वो क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। सिंपल। आगे बात समझ में। अगली बात, खेल के पुराने सामान का विक्रय। मैं जब स्कूल में था ना, तो हम लोग छोटे पर बहुत सारे खेलने को लेकर के बहुत उत्साह रहता, तो मुझे खेलना बहुत पसंद रहा है हमेशा से। तो खेलने का कई सामान ऐसा होता था जो काफी महंगा मिलता था, उतना उस टाइम पर इतने पैसे तो मिलते नहीं थे। लेकिन मेरा एक दोस्त था जो हमेशा नई चीजें तो नहीं, लेकिन खेलने की बहुत महंगी चीजें लेकर के आता था। तो हम लोग को समझ में नहीं आता था यार ये इतना पैसे कहां से लेकर के आ रहा है। तो बात ये थी कि उसके बड़े भाई एक ऐसी संस्था को जानते थे जो
एक क्लब था खेलकूद का ही, उसी में जानते थे, मेंबर भी थे उसके। तो वहां से जो भी खेलकूद का पुराना सामान होता था वो ये लोग खरीद लेते थे। तो खेलकूद का पुराना सामान बहुत सस्ता मिल जाता है। लेदर की आप बॉल खरीदेंगे आजकल कुछ 300 रुपए की मिलती है, ठीक। तो वो आपको पुरानी खेल हो जाएगी, एक मैच उन्होंने खेला उसके बाद से वो आपको मतलब 50 रुपए में तो बड़े आराम से मिल जाएगी, ठीक। और वो 50 रुपए की लेदर की गेंद जो बच्चे हैं वो तो बहुत दिन तक खेल सकते हैं। तो इस तरह का सामान उनको बड़ी आसानी से मिल जाता था। तो यहां पर आप समझिए कि जब हम लोगों ने फर्नीचर बेचा था, अभी इसी से जस्ट पहले देखा था, तो फर्नीचर बेचने में हम लोगों की परिसंपत्ति कम हो रही थी। खेलकूद के सामान का डेप्रिसिएशन का हमें रेट दे रखा होता है नॉर्मली कि इसमें 50% का ह्रास हो जाएगा, बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि खेलकूद का सामान बहुत जल्दी पुराना पड़ने लग जाता है। तो जो खेलकूद से संबंधित संस्था है ना, उसमें ये गतिविधि जो है कि पुराना खेलकूद का सामान बेचो, ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है, और इसलिए इससे भी जो पैसा आएगा वो आय में चला जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और बाकी हम डेप्रिसिएशन से क्या हो रहा होगा, डेप्रिसिएशन से जो हमारी खेलकूद का सामान है उसकी वैल्यू कम हो जा रही होगी, ह्रास हो रहा होगा, जो मूल्य ह्रास है ना वो हो रहा होगा। और मूल्य ह्रास की वजह से मान लीजिए 1 लाख रुपए का सामान था और हम बोल रहे हैं कि 1 साल के बाद 50% का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो 50,000 का ही सामान बचेगा। तो जो 50,000 का नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं हुआ, उसकी वैल्यू कम हो गई। अब वो तो हमने एक तरफ देख लिया, लेकिन उस 50,000 रुपए का जो सामान पुराना पड़ गया तो उसको हमने बेच करके जो पैसा लाएंगे वो हमारी सीधी सीधी आय हो जाएगी, ठीक है। इस तरह का एक उदाहरण में हमारी किताब में दे रखा है, वो भी आप देखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सम्मानार्थ पारिश्रमिक दिया जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनरेरियम। क्या बोलते हैं? ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई संस्था है और उसको अपने संस्थाओं को किसी बारे में एजुकेट करना है कि चलिए, या फिर किसी सारे लोगों को इंस्पायर करना है, तो एक बड़े इंसान को या कोई जाने माने इंसान को या किसी टीचर को, किसी को भी बुलाया कि आप आकर के, या फिर मनोरंजन के लिए बुला लिया किसी जादूगर को, आ जाइए आप शो दिखाइए। तो जब कोई एक ऐसा इंसान आता है जो संस्था से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक मतलब उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, और वो एक तरह का सम्मानार्थ मतलब बोला था। ऑनरेरियम का मतलब वही है कि जो इस तरह का इंसान आ रहा है जो मुख्य रूप से सीधे तौर पर संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन संस्था को कुछ सेवाएं दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा है, तो उसको जब भुगतान करते हैं, वस्तु तो नॉर्मली नहीं देता, ऑनरेरियम में सेवा को दे रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वो हमारा सीधा सीधा क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है, ठीक है। एक एक्सपेंस हो गया। तो आय और व्यय खाते में ये दोनों आय हो गए, ये हमारा व्यय हो गया, ठीक। अब वो व्यय जो है वो बाकी और जगह पर एंट्री कहां पर हो रही होगी, तो वो तो फिर हम लोग जब अपना अकाउंट्स बनाएंगे, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसमें दिख जाएगा। लेकिन आप समझिए ये हमारा व्यय, ये आय है और ये आय है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने काफी जो हमारे आइटम्स थे वो देख डाले हैं। कुछ और आइटम्स बचे हुए हैं जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और वो लास्ट वीडियो होगा इन सारी चीजों को देखने का। फिर हम लोग एक एग्जांपल करेंगे जो बहुत ही डिटेल में करेंगे, क्योंकि अगर इस चैप्टर से कई बार ऐसा होता है कि पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। बड़ा क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कई बार तो ऐसा हुआ कि आपको रोकड़ पुस्तिका दे रखी है, फिर उसको रोकड़ पुस्तिका से आपको क्या निकालना है, पेमेंट एंड रिसीट, यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाता निकालना है। प्राप्ति और भुगतान खाते से फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है, यानी कि आय और व्यय खाता, और फिर उससे तुलन पत्र बनाना है। तो वो क्वेश्चन बड़ा इसलिए जाता है कि उसमें बहुत सारी एंट्रीज करनी रहती है और बहुत सारी में दी हुई होती है, तो वो बहुत ही व्यवस्थित तरह से देखना बहुत जरूरी है। कई बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होता है और कई बच्चों ने स्पेसिफिकली कहा भी है, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, पेक्यूलियर आइटम्स को। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।